दोस्तों जैसा कि आपको पता है वीडियो री एग्ज़ाम 25 जून और 26 जून को होना है, ठीक है। और आप इसकी तैयारी में जोर शोर से लगे होंगे जैसा कि मैं उम्मीद करता हूँ। दोस्तों आप हिंदी और रीजनिंग तो तैयार कर रहे हैं, लेकिन जीएस आपको पता होना चाहिए, इसमें एक महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। क्यों? क्योंकि जीएस आता है या तो नहीं आता है। रीजनिंग आप सॉल्व करके उत्तर तक कभी आप पहुँच जाते हैं, ठीक है, लेकिन जो जीएस है वो एक काफ़ी रोल अब इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। इसके लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। 50+ क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरा देखिएगा। और हर क्वेश्चन के माध्यम से लगभग मैं आपको कुछ और भी तथ्य बताऊंगा जिसकी पूछे जाने की संभावना एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। पूरा को वीडियो देखिएगा, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक है। अगर कोई प्रश्न है, कोई आपको कोई समस्या आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। तो वीडियो पूरा देखिएगा, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक है। और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार इस चैनल पर आए हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर आपके तैयारी से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आते रहते हैं। तो वीडियो पूरा देखिएगा। चलिए फिर चलते हैं हम लोग कंप्यूटर की स्क्रीन पे। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आने वाली परीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। वो आपकी तैयारी में चार चांद लगा देते हैं, जिससे आप वहाँ पे एक अच्छी तैयारी करते हैं और आपको मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीटेड होते हैं हर एग्जाम में, ठीक है। तो हम लोग प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों का मतलब प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, ठीक है। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए होंगे, मतलब प्रीवियस ईयर के पेपरों में क्वेश्चन आए होंगे, उन्हीं का सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में हम लोग आधुनिक इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री जो है, ठीक ना, मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 1 करेंगे। इसमें हम लोग करेंगे कितने 51+, लगभग 50-60 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। 51+ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और हर क्वेश्चन के माध्यम से, लगभग हर क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको परीक्षा उपयोगी अन्य तथ्य भी बताऊंगा, जो इनकी हर आने वाली परीक्षा में संभावना काफ़ी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो मैं हर चीज़ को आपको क्लियर करते हुए चलूंगा, ठीक है। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बस आप देखते चलिएगा और ये ना सोचिएगा कि प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते जा रहे हैं सर, बहुत सारे क्वेश्चन हम भूल जाते हैं। ऐसा नहीं होता है। अगर आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे या एक बार से 2 बार रिपीट कर लेंगे इस वीडियो को, तो आपके दिमाग में 90% जो तथ्य हैं वो बैठ जाते हैं, ठीक है ना। बस आप ध्यानपूर्वक सुनते रहिएगा, ठीक है। अब वीडियो समझ में आए, अगर कोई प्रश्न आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है, मैं जरूर आपको बताऊंगा। पहला देखिए क्वेश्चन क्या है मॉडर्न हिस्ट्री का, कैप ऑफ गुड होप। देखिए मैं स्टार्टिंग से शुरू कर रहा हूँ, प्रैक्टिस सेट जो मैं शुरू कर रहा हूँ बिल्कुल स्टार्टिंग से, जब मतलब कि पुर्तगाल आए थे, सबसे पहले पुर्तगाल आए थे, वहां से मैं आपका शुरू करवा रहा हूँ। कैप ऑफ गुड होप के रास्ते, भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? काफी आसान क्वेश्चन है, ठीक है। वास्को डी गामा ने कैप ऑफ गुड होप के रास्ते, भारत के तक के समुद्री रास्ते की खोज की थी। ऑप्शन ए शुरू है। अच्छा, कैप ऑफ गुड होप है क्या चीज? ये कौन सी बला है? ये दक्षिण अफ्रीका जो पड़ता है, अफ्रीका महाद्वीप है, दक्षिण अफ्रीका जो है उसका जो दक्षिणी बिंदु है वो कैप ऑफ गुड होप है। वहां से वो इसने सफर, मतलब कि बीच रास्ते में कैप ऑफ गुड होप तक पहुंचा था, जो अपने देश से आया था। फिर वहां से और भी आगे बढ़ा था, धीरे धीरे भारत पहुंचा था, डायरेक्ट सीधे भारत नहीं पहुंचा था, ठीक ना। तो चूंकि यहाँ पे उसने एक स्टॉपेज लिया था, इसलिए कहा जाता है कैप ऑफ गुड होप के रास्ते ही भारत तक की समुद्री रास्ते की मतलब खोज की थी वास्को डी गामा ने, ठीक ना। तो ये रहा कैप ऑफ गुड होप। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वास्को डी गामा प्रथम बार भारत कालीकट बंदरगाह पर कब आया था? वास्को डी गामा भारत में कब आया था, उसको ही हम लोग कहते हैं भारत की खोज कब हुई थी, ठीक ना। जब वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह पाया था, कालीकट बंदरगाह कहाँ है? केरला में है। तो कब? 1498 में जो वास्को डी गामा जो है ये कालीकट घाट पे आया था, ठीक है। और इसी साल को हम लोग 1498 को ही हम लोग क्या 1498 को ही हम लोग भारत का खोज मानते हैं। और इसी के लगभग समय में अमेरिका की भी खोज हुई है। अमेरिका की भी खोज हुई है। किसने खोज की थी? कोलंबस ने की थी। कोलंबस ने इसकी खोज की थी। और कब की थी? 1492 में की। ये भी कभी का क्वेश्चन आ जाता है, 1492 ईस्वी में की थी, ठीक ना। आप ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वास्को डी गामा निम्नलिखित में से किसकी सहायता से कालीकट के प्रसिद्ध बंदरगाह पर आया था? अभी किसकी सहायता से आया था, ठीक है, क्योंकि उस समय रास्ता तो पता नहीं था। तो ये एक मुस्लिम व्यक्ति थे जो उस समय साउथ अफ्रीका के साइड में वहां पे जाते थे, वो क्या कहते हैं, व्यापार करने के लिए। तो वही इनको मिला था जो इनको यहाँ तक का रास्ता बताया था, इनको अपने साथ लेके भी आया था, ठीक है ना। तो कौन था वो गुजराती पथ प्रदर्शक कहिए, एक गुजराती व्यापारी कहिए, अब्दुल मनिक जो था, वो उसकी सहायता से वास्को डी गामा जो है
कालीकट घाट पे पहुंचा था। ठीक है, चलिए। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत करने वाला भारतीय राजा का नाम बताइए। उस समय कालीकट के एक राजा थे, ठीक है ना, जिनका नाम जमोरिन था। इसने पुर्तगाली यात्री जो था वास्को डी गामा, इसका स्वागत किया था। हालांकि जब ये वास्को डी गामा जब आए थे तो उस समय इन पे कई बार अटैक हुए थे, बीच बीच में जहाँ जहाँ रुके थे वहाँ पे भी अटैक हुआ था। ठीक है ना, तो जब ये वास्को डी गामा इनके स्वागत के लिए गए थे तो इनको लगा कि इनके पर अटैक करने आ रहे हैं, लेकिन बाद में समझ में आ गया कि ये इनका स्वागत कर रहे हैं। तो सही उत्तर क्या हो गया? जमोरिन हो गया। ठीक है, चलिए। ये सब प्रीवियस, अब ये देखिए, आप ये ना समझिएगा जैसे एसएससी यहाँ पे लिखा है एसएससी 2014, ये केवल एसएससी 2014 की परीक्षा में आया है, या वीडियो री एग्जाम की परीक्षा में नहीं आ सकता, लेखपाल की परीक्षा में नहीं आ सकता, किसी परीक्षा में नहीं आ सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है। ठीक है ना, ये नहीं कि इसी एक बार एग्जाम में पूछा गया, ये और भी कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है परीक्षा। ठीक है, ये एग्जाम ये मान के चलिए। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था? पहला वायसराय कौन था? जो वास्को डी गामा था वो तो आया था पहली बार, ठीक है ना, भारत की खोज की, लेकिन पहला वायसराय कौन था? पहला वायसराय कौन था? अल्मीडा था। ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में था। कौन था पहला पुर्तगाली वायसराय? अल्मीडा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? पुर्तगालियों का मुख्यालय भारत में कौन सा था? ये था आपका गोवा। गोवा जो था पुर्तगालियों का मुख्यालय था। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए जो जो इंपॉर्टेंट तथ्य लगेंगे मैं बताता भी चलूंगा, आप सुनते जाइए, मैक्सिमम चीजें आपके दिमाग में बैठेंगी। निम्न में से कौन नीला जल योजना मतलब ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है? निम्न में से कौन नीला जल योजना से संबंधित है? कौन है नीला जल योजना से संबंधित? ये आपका है द अल्मीडा, जो पहले मतलब इनके वायसराय थे पुर्तगालियों के। ठीक है, तो ये ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है, इन्होंने ये चीज लागू की थी। तो द अल्मीडा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाए जाने वाले कालीकट की सूती कपड़े यूरोप में आम तौर पे क्या कहलाते थे? जो यहाँ से पुर्तगाली ले जा रहे थे, लगभग 100 साल तक की तो इनका एकाधिकार रहा है यहाँ पे व्यापार में। ठीक है, लगभग 100 साल तक। ठीक है, इसके बाद जो आए हैं वो लगभग 1500 से इन्होंने व्यापार शुरू कर दिया था। ठीक है, और ये आपका 1500 से लगा के 1600 तक लगभग ये रहे हैं। ये 100 साल तक अकेला एक छात्र इनका अधिकार रहा है व्यापार में, यूरोपियन कंट्री में से। जो बाद में जो आए हैं, डच आए हैं, इंग्लैंड आया, फ्रांस आया है, डेनिस आए हैं, ये सब जो हैं, तो ये 100 साल तक तो इनका खूब रहा है। तो यूरोप में ये कपड़े ले जाते थे, तो उस कपड़े को वहाँ पे क्या कहा जाता है? कैलिको कहा जाता था। क्या कहा जाता है? कैलिको। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए। गुजरात का शासक बहादुर शाह, उस समय गुजरात का शासक था बहादुर शाह, किसके साथ हुए संघर्ष में मारा गया था? ठीक है, बहादुर शाह किसके साथ संघर्ष में मारा गया था? तो ये पुर्तगालियों से संघर्ष में मारा गया था। ठीक है ना, ये दो ही थी। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखिए, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। भारत पुर्तगाली शक्ति, ठीक है ना, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन है? जो सबसे महान पुर्तगाली लोग सबसे महान उसको संस्थापक बोलते हैं। ठीक है ना, और इसने काफ़ी कुछ युद्ध लड़े थे और काफ़ी पुर्तगालियों की जो जड़ें थी भारत में, इसको काफ़ी ज़्यादा और भी मजबूत की थी। तो कौन है? अल्बुकर्क जो है ये महानतम पुर्तगाली गवर्नर कहलाते हैं और इनको वास्तविक संस्थापक कहते हैं। ऑप्शन बी इसका हो जाएगा उत्तर। ध्यान रखिएगा, ये ना सोचिएगा यूपी पीएससी की परीक्षा में आया तो इधर परीक्षा में कई बार क्वेश्चन आया, कई अलग अलग एग्जाम में आया, सब रिपीटेड क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से, जरूर देखिए। भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर थे, कौन थे? तो मैंने बताया अल्बुकर्क थे। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, पुर्तगाली वायसराय अल्फांसो दी अल्बुकर्क। अल्बुकर्क वही अल्बुकर्क है, इनका पूरा नाम है अल्फांसो दी अल्बुकर्क के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? पहली बात, क्वेश्चन जब पेपर जब सॉल्व किया करिए तो इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान दीजिए। क्या पूछा इसने? असत्य है, मतलब 3 कथन सत्य होंगे, 1 कथन असत्य होगा। आपको 1 कथन वो छांटना है। ठीक है, कई बार जल्दीबाजी में सत्य को असत्य, असत्य को सत्य पढ़ जाते हैं। ठीक, तो पेपर किस तरह से हल करते हैं, ठीक ना,
धैर्य के साथ, शांति मन से, वो भी मैं आपको बताते चल रहा हूँ, टिप्स कुछ बताते चल रहा हूँ, वो अभी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो पेपर को खूब स्पीड में पढ़िए, क्योंकि कभी कभार आपके पास समय कम होता है, क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, लेकिन उतनी स्पीड से पढ़िए जितनी स्पीड से आप क्वेश्चन जो पूछना चाह रहा है वो समझ सके और सही उत्तर दे सके, गलत ना कर जाएं, जो कि उत्तर आपको आते हुए भी आप गलत कर जाएं, ऐसा ना करिएगा, ठीक। तो कौन सा असत्य है? वह भारत में स्थायी पुर्तगीज आबादी बसाना चाहता था, ठीक। उसने पुर्तगालियों को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। अल्बुकर्क ने अपने क्षेत्र में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। ये तीनों कथन सत्य हैं दोस्त, ठीक ना, सत्य हैं। वह मुसलमानों के साथ सहिष्णुता पूर्वक व्यवहार करता था, ये गलत है, ठीक है ना। वो मुसलमानों के लिए बिल्कुल असहिष्णुता पूर्वक व्यवहार करता था। ऑप्शन डी इसका उत्तर सही हो जाएगा, बाकी इसके उत्तर गलत हो जाएंगे, क्योंकि ऑप्शन डी इसका गलत है, असत्य कथन असत्य है, ठीक है ना। ऑप्शन डी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले पुर्तगाली, मतलब जाने, सॉरी मैं उत्तर ही बता दिया, कौन थे? तो पुर्तगाली थे। ऑप्शन ए इसका उत्तर सही हो जाएगा। 1498 में आए थे और गए कब थे? 1961 में। सबसे अब आज़ाद तो 1947 में भारत हो गया था, ब्रिटिश से चला गया था, लेकिन कुछ राज्य जो पुर्तगाल के पास थे वो हम लोग 1961 में ले पाए, ठीक है। चलिए, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी को किस नाम से जाना जाता था? पुर्तगाली जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसको किस नाम से जाना जाता था? इसका सही उत्तर हो जाएगा एस्तांदो द इंडिया। ऑप्शन बी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में पहुंचते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन अफ्रीका में सबसे पहले व्यापारियों के रूप में पहुंचे, जो कि अंततः अफ्रीका में यूरोपीय उपनिवेश की स्थापना का कारण बने? तो कौन थे? पुर्तगाली थे। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक। चलिए, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वो कौन सी थी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हुगली। ऑप्शन सी, जो हुगली नदी के पड़ोस में जो बनाई गई थी, इसीलिए इसको कहा जाता है हुगली की फैक्ट्री जो थी, हुगली नदी के किनारे जो बंगाल की फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगाली द्वारा स्थापित की थी, ये हुगली के जो थी ये पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की थी। श्री रामपुर जो डेनिस आए थे बाद में, उनके द्वारा स्थापित की थी, ठीक है। चलिए मैं आगे बताऊंगा, आपको क्लियर करूंगा। पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? पहला दुर्ग जो था पुर्तगालियों का, वो भारत के किस स्थान पे किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोचिन में किया था। ऑप्शन सी इसका उत्तर सही हो जाएगा, ठीक। चलिए 18वां क्वेश्चन कह रहा है बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? ठीक है, समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो पुर्तगाली करते थे। ऑप्शन सी इसका उत्तर सही हो जाएगा, ठीक। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल भारत में पुर्तगालियों द्वारा लाई गई थी? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा है। तो अफीम, काफ़ी, पान, मिर्चा, तो मिर्च जो है वो लाई गई थी। ऑप्शन डी इसका उत्तर सही हो जाएगा। लेकिन इसमें आप ये मिर्च देखिए, मिर्च तो एक काली मिर्च होती है, हरी मिर्च होती है। इसका एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, जैसे जो मिर्च थी, कौन सी मिर्च ये पुर्तगालियों द्वारा लाई गई थी? तो आज के दौर में सभी के घर में जो मिर्चियाँ यूज की जाती है, कौन सी यूज की जाती है? हरी मिर्च। हरी मिर्च, जो हरी मिर्च है वो सभी के घरों में यूज की जाती है। हरी मिर्च जो है ये पुर्तगाली लेके आए थे। उस समय तक भारत में जो है इसकी खेती नहीं होती थी, नगण्य के बराबर थी, ठीक ना। तो भारत में हरी मिर्च जो है पुर्तगाली लेके आए थे, यहाँ से भी लेके गए थे। पुर्तगाल या यूरोपियन कंट्रियों में काली मिर्च जो होती है, काली मिर्च, ठीक है ना, काली मिर्च, ये काली मिर्च जो है ये वहाँ पे नहीं होती थी, ये भारत में होती थी। तो काली मिर्च भारत से वो लेके गए थे, ठीक है ना, मसाला, काली मिर्च मसाले के अंतर्गत आ गया, और हरी मिर्च वो पुर्तगालियों द्वारा लाई गई थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पांडिचेरी, वर्तमान में पुत्तुचेरी इसको कहते हैं, के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको विचार करना है, ठीक है। और फिर लास्ट में क्या कहा, कौन सा कथन सही है? चलो पहले विचार कर लेते हैं। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले पहले यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी शक्ति फ्रांसीसी थे। अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया।
तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल एक। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले पहले यूरोपीय शक्ति जो थे वो पुर्तगाली थे, ठीक है ना। ऑप्शन ए इसका उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है ना। अंग्रेजों ने भी पांडिचेरी पे बीच में कब्जा किया था, ठीक है, हालांकि बाद में वापस भी जीत गया था ये सब। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में पुर्तगालियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? सही हैं। 16वीं शताब्दी में पूर्वी व्यापार पर उनका एकाधिकार था, अभी मैंने बताया था, ठीक है ना। 16वीं शताब्दी मतलब सन 1500 से लगा के 1600 तक लगभग ये पुर्तगालियों का एकाधिकार बना था, ठीक है ना। तो ये कौन से सही है? तो ये तो आपका सही है, ठीक है ना। प्रारंभ में इनका बंबई पर स्वामित्व था। आपने एक कहानी सुनी होगी, शादी हुई थी पुर्तगाल की मतलब राजकुमारी और ब्रिटेन के राजकुमार से, ठीक है, और दहेज में बंबई दिया गया था। तो ये आपने सुनी होगी। तो प्रारंभ में बंबई पर स्वामित्व था। उनके पास कोचिन, दीव और दमन में व्यापारिक बस्तियां थी। मुगलों ने उन्हें किसी भी व्यापारिक छूट से वंचित किया था, किसी भी व्यापारिक छूट से वंचित किया था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है ना। इसका जो चौथा वाला है वो गलत है। पहला सही है, प्रारंभ में उनका बंबई पर उसे बंबई कहते थे, पर स्वामित्व था, ये भी सही है। उनके पास कोचिन, दीव और दमन पर व्यापारिक बस्तियां थी, ये भी सही है। मुगलों ने उन्हें किसी भी व्यापारिक छूट से वंचित किया था, ये क्वेश्चन, ये जो ये आपका गलत है, ठीक है। तो 1, 2, 3 इसका सही हो जाएगा। भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? डच का सबसे पहला उपनिवेश कहाँ था? मछलीपट्टनम, पुलिकट, सूरत और अहमदाबाद। तो इसका सही उत्तर है मछलीपट्टनम में डच का भारत में सबसे पहला उपनिवेश डचों ने बनाया था। 1596 में भारत में आने वाला प्रथम डच नागरिक था। पहला डच नागरिक कौन था जो भारत में आया था? तो सबसे पहला डच नागरिक कार्नेलियस हाउटमैन था। कार्नेलियस हाउटमैन था। ऑप्शन बी इसका उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 1605 ईस्वी में प्रथम डच कारखाने की स्थापना कहाँ हुई थी? अभी जैसा बताया मैंने, पहला जो कारखाना था मछलीपट्टनम में होता। ऑप्शन बी इसका उत्तर सही हो जाएगा, 1605। ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन, ये ना सोचिएगा ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं, ठीक है। और आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस कीजिए। देखिए आप जितना भी पढ़ लें, आपकी पूरी तैयारी तब मानी जाती है जब आप क्वेश्चनों की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है ना। प्रैक्टिस करते हैं और उसमें भी आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं, तब आपकी तैयारी पूर्ण मानी जाती है, ठीक है ना। चलिए 25वां क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल में निम्न में कौन सा कारखाना डचों द्वारा स्थापित किया गया था? डचों के द्वारा सबसे पहला कौन सा कारखाना स्थापित किया गया था? चिनसुरा जो है ये डचों के द्वारा कारखाना स्थापित किया गया था, ठीक है। हुगली के अभी मैंने बताया था पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। श्री रामपुर जो है आगे पता चलेगा आपको, टेनिस के द्वारा किया गया था, ठीक है। चलिए अगला है दक्षिण भारत। एक मिनट। दक्षिण भारत के किस राजा ने वर्ष 1741 में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था? तो किस राजा ने किया था? दक्षिण भारत के किस राजा ने 1741, देखिए 1741 में जो युद्ध होता है, युद्ध का क्या नाम था? कोलाचेल की लड़ाई। इसमें डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था। किसने किया था? मार्तंड वर्मा ने किया था। ऑप्शन सी इसका उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है ना। मार्तंड वर्मा, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। यूपी SSC में पूछा जा चुका है। चलिए निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे? तो नीचे जो ये नाम दिए गए हैं इसमें से ऐसा कौन सा है जिसमें सभी मतलब डच के द्वारा व्यापारिक अड्डे स्थापित किए गए थे? तो इसमें देखिए नागपट्टनम में किया गया था, चिनसुरा में अभी मैंने बताया था किया था, अब मछलीपट्टनम में किया गया था। तो ऑप्शन ए इसका जो है उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए मैं ज़्यादा समय नहीं दे रहा हूँ, मैं हर ऑप्शन पढ़ूँ। आपको लगता है कि मैं जल्दी जल्दी अगर पढ़ रहा हूँ, सीधे क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आंसर बता रहा हूँ, तो आप क्वेश्चन वहाँ पे पॉज कर लिया करिए, ठीक है ना। जैसे आपको जैसा भी सुलभ लगे तो आप पॉज कर लिया करिए, ठीक है। तो अगर मैं
रोक मतलब क्वेश्चन पढ़ूँ, फिर 5 सेकंड का मैं टाइमर चलाऊँ, फिर उसके बाद मैं आंसर बताऊँ, या सारे ऑप्शंस पढ़ूँ फिर मैं आपको आंसर बताऊँ, तो खाली मुली का टाइम वेस्ट होता है। सीधी सी बात, आपको अगर आपको लग रहा है समय जल्दी चल रहा है तो आप पॉज लगा दीजिए करिए, ठीक है। चलिए, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना, बिहार में पटना में स्थापित की थी? ठीक है ना, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1632 में, ऑप्शन बी इसका उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, 1632 में पटना में इन्होंने डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री लगाई थी। चलिए, अब देखिए, डचों द्वारा भारत में स्थापित कारखानों के संबंध में कौन सा, देखो आप लोग समझ रहे हो कोई क्वेश्चन बहुत टफ होता, जैसे ये तो आप लोगों को लग रहा है कि बिल्कुल भैया बहुत कठिन क्वेश्चन है, ठीक ना, कि अभी तो हमको पता ही नहीं चला था कि किस स्थान पे डचों ने लगाई है फैक्ट्री। अब ये मतलब साल बता रहे हैं, स्थान बता रहे हैं, मिलान करना काफ़ी टफ, कुछ क्वेश्चन टफ होते हैं, और वो क्वेश्चन आपके तैयार तभी होते हैं जब प्रैक्टिस करके बार बार सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए, तो 29वां क्वेश्चन है कि डचों द्वारा भारत में स्थापित कारखानों के संबंध में कौन सम्मिलित नहीं है, ठीक है ना। तो पुल्लिकट 1610 में था, सूरत 1616 में था, कारिकाल 1645 में था, कोचीन 1670 में नहीं था। ऑप्शन डी इसका उत्तर सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा गया है कौन सा सम्मिलित नहीं है, ठीक है ना। चलिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? बच्चे बच्चे को पता है, क्योंकि इन्होंने ही हम पर शासन किया, काफी लंबे समय तक शासन किया, 200 साल तक, ठीक है। सन 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, सन 1600 में हुई थी, ठीक। चलिए, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? अब सन 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी लंदन में, ठीक है। तो उस समय भारत का बादशाह कौन था? सन 1600 में कौन सा बादशाह था? अकबर थे, अकबर, ऑप्शन ए इसका उत्तर सही हो जाएगा, अकबर उस समय थे। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि जहांगीर है, अकबर है, इन दोनों में कंफ्यूज होते हैं, कन्फ्यूजन लाजमी है, क्योंकि ब्रिटिश इंडिया कंपनी तरफ से जो सबसे पहले आया था वारेन हेस्टिंग्स आया था, और मतलब दरबार में, राज दरबार में भी गया था, जहांगीर के राज दरबार में गया था वो, ठीक है। लेकिन वो आया था तब की बात है, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? सन 1600 में। तो उस समय तो भारत का राजा जो था वो तो अकबर ही था, मतलब भारत का बादशाह अकबर था, ठीक है। चलिए, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? चलिए, ये आपके मतलब का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अभी जो मैंने बताया था कि जहांगीर के काल में वारेन हेस्टिंग्स आया था, और इससे अनुमति लेने में वो हो गया था, और बाद में उसी के टाइम पे जहांगीर के कार्यकाल में ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था, ठीक। चलिए, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का क्या नाम है? तो अंग्रेजों के द्वारा कलकत्ता में जो दुर्ग स्थापना की गई थी उसका नाम है फोर्ट विलियम, ठीक है ना, काफी महत्वपूर्ण, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक। निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज है? ध्यान दीजिएगा, पहला अंग्रेजी जहाज है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, और कई बार क्वेश्चन आया है, एलिजाबेथ में कंफ्यूज होते हैं और रेड ड्रैगन में होते हैं। इसका सही उत्तर है रेड ड्रैगन, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, ठीक है। रेड ड्रैगन जो है वो पहला अंग्रेजी जहाज था जो भारत में आया था। अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को मद्रास में, देखिए मद्रास में मतलब कौन सी फसल उगाने के लिए मजबूर करते थे? ध्यान दीजिएगा, मद्रास की बात हो रही, क्यों? क्योंकि अलग अलग जहाँ पे ये अलग अलग फसल उगाने के लिए किसानों पे दबाव बनाते थे या मजबूर करते थे, ठीक है ना। तो मद्रास की बात हो रही, मद्रास में इन्होंने चावल उगाने के लिए अपने शासनकाल में चावल उगाने के लिए मजबूर किया था, ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक। चलिए, अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को असम, देखिए एक और क्वेश्चन आ गया इसी से मिलता जुलता, असम में क्या उगाने के लिए मजबूर करते थे किसानों को? तो असम में चाय उगाने के लिए ये मजबूर करते थे, ऑप्शन बी इसका उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। उस समय मजबूर किया जाता था, इस समय असम में सबसे ज्यादा चाय अपने आप किसान सब उगाते हैं, और मतलब कि कोई मजबूरी नहीं है, कोई जबरदस्ती भी नहीं है, ठीक है। 1608 ईस्वी में जहांगीर के काल में कौन सा दूत जेम्स प्रथम का भारत में आया था? देखिए, अभी मैंने आपको बताया था वही क्वेश्चन आ गया, 1608 में आया था। कौन आया था? कैप्टन हॉकिंस आए थे, ऑप्शन बी इसका उत्तर सही हो जाएगा। किसके कार्यकाल में आए थे?
जहांगीर के कार्यकाल में ये आए थे। ठीक, चलिए, किस अंग्रेज डॉक्टर ने मुगल बादशाह शाहजहां की पुत्री का सफलतापूर्वक इलाज किया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है, आपको पता भी होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है गैब्रियल बार्टन। ऑप्शन सी का उत्तर सही हो जाएगा। गैब्रियल बार्टन जो है अंग्रेज डॉक्टर था, वो मुगल बादशाह शाहजहां की बेटी का सफलतापूर्वक इसने इलाज किया था। चलिए देखिए, अब मैं पूरा डिटेल में क्या बीमारी, क्या इलाज, क्या हुआ था, सब कुछ मामला, ये नहीं, जो क्वेश्चन आ सकते हैं, जो चीज तथ्य पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, मैं उसी को बताते हुए चल रहा। पूरी कहानी, इतिहास अगर पढ़ना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, ये एक ऑप्शन से नहीं पढ़ाऊंगा, मैं पूरी कहानी की तरफ बताते चलूँगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग केवल प्रैक्टिस कर रहे हैं और प्रैक्टिस क्वेश्चन को मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ और जो इंपॉर्टेंट तथ्य मुझे लग रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए 39वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी किसकी? ब्रिटेन की। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? कई बार क्वेश्चन पूछा गया, कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है ना, इसका सही उत्तर हो जाएगा सूरत में। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हो रही है। किसकी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, किसी और कंट्री का ना समझ लीजिएगा। ठीक है ना, पहली बात तो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की हो रही है। सूरत में पहली फैक्ट्री लगाई गई थी। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वालिल के स्थान पर हराया था? ठीक है ना, किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को, अंग्रेज और पुर्तगाली का जो युद्ध हुआ था स्वालिल में, यहाँ पे हराया था? ठीक है ना, किस अंग्रेज अधिकारी ने हराया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा थॉमस बेस्ट। थॉमस बेस्ट ने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी थी और पुर्तगालियों को स्वालिल में हराया था। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? अभी मैंने आपको बताया था, शादी यूरोप में होती थी एक देश के राजकुमारी की एक देश के राजकुमार से। अब यहाँ पे भारत की स्थिति ये थी कि यहाँ की जमीन को दहेज के रूप में दिया जाता था। तो पुर्तगालियों से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई, मतलब पुर्तगालियों से प्राप्त किया था। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक, 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख उपयोगी पदार्थ क्या थे? ठीक है ना, 18वीं शताब्दी के मध्य में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से ध्यान दीजिएगा, बात हो रही है, निर्यातित प्रमुख उपयोगी पदार्थ क्या थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कपास, रेशम, सोरा और अफीम। ये बंगाल से ये जो पदार्थ हैं बंगाल से निर्यात किए जाते थे। ऑप्शन डी इसका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है ना, इंटरलोपर कौन थे? उस समय एक इंटरलोपर जो शब्द था वो बहुत ही मतलब विख्यात था। तो ये था क्या? इंटरलोपर थे कौन? ये कुछ लोग थे, उनको इंटरलोपर कहा जाता है। ठीक है ना, इसका अर्थ ये सीधा सीधा समझ लीजिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार, जैसे वहाँ पे ब्रिटिश के जो राजकुमार है ब्रिटेन के, उन्होंने दे दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है तुम्हारा एकाधिकार है अपनी मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, कि तुम वहाँ पे जाके एशिया में जाके अपना वो क्या कहते हैं व्यापार कर सकते हो। लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो व्यापार करते थे। ठीक ना, इन व्यापारियों को क्या कहा जाता था? इंटरलोपर कहा जाता था। ठीक, इंटरलोपर किसे कहा जाता था? जो ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार के बावजूद एशिया के साथ व्यापार करने वाले मुक्त व्यापारी को इंटरलोपर कहा जाता था। ये नहीं मानते थे इस नियम को। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गवर्नर, उसको औरंगजेब ने निष्कासित किया था। तो कौन था? सर जॉन चाइल्ड। ये जो चाइल्ड व्यक्ति थे, सर जॉन चाइल्ड, इनको औरंगजेब ने निष्कासित कर दिया था। ठीक, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? अफीम उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता था? तो ये होता था बिहार में। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बिहार जो था उस समय अफीम उत्पादन के लिए फेमस था अंग्रेजों टाइम पे। चलिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? ध्यान दीजिएगा, सही की चर्चा हो रही। ठीक ना,
तो आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता पूर्व एक डच उपनिवेश था। आधुनिक कोच्चि की कह रहा है, ठीक है। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया। आधुनिक कोच्चि पहले डच उपनिवेश था जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। आधुनिक कोच्चि कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आधुनिक कोच्चि कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग ये था ही नहीं, ठीक ना। ऑप्शन डी इसका उत्तर सही हो जाएगा, ठीक। कभी अंग्रेजों ने इस पर कब्जा नहीं किया था। अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों पर जिस क्रम में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए उसका सही काला अनुक्रम लगाना है, ठीक है ना। किस समय से मतलब एक क्रम में लगा देना है कि पहले सबसे पहले यहाँ पे व्यापार केंद्र स्थापित किया, उसका यहाँ पे किया, यहाँ पे किया, यहाँ पे किया। कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, सूरत। बम्बई, मद्रास, सूरत, कलकत्ता, यही है। अब इसमें सबसे पहले कहाँ पे किया था? मैंने आपको जैसे बताया था सूरत। ऑब्वियसली पहला और बी दोनों ऑप्शन गलत हो गए। सी हो गए तो डी होगा। तो इसमें से कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? आपका सी है। पहले सूरत में हुआ, फिर मद्रास में हुआ, फिर बम्बई में हुआ, फिर अंत में कलकत्ता में हुआ, ठीक है। व्यापारिक केंद्र अंग्रेजों द्वारा स्थापित किया गया। 48वां प्रश्न, 48वां प्रश्न पे हम लोग पहुंच गए हैं और इस पे बताना है हमको, ठीक ना। सॉरी, पेन चल नहीं रहा है। 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल के किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी? 1651, पहली बात समझ आ रही है। 1651 में मुगलों द्वारा मुगलों के द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी? कहाँ दी गई थी? कासिम बाजार। ऑप्शन बी इसका उत्तर सही हो जाएगा। कासिम बाजार में अनुमति दी गई थी। फोर्ट विलियम जॉर्ज कलकत्ता का संस्थापक कौन था? तो फोर्ट विलियम जॉर्ज कलकत्ता का संस्थापक जो था, कौन था? जॉब चारनॉक। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। जॉब चारनॉक जो थे वो फोर्ट विलियम जॉर्ज कलकत्ता के संस्थापक थे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा क्योंकि कई बार रिपीट हुआ है। निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम का प्रथम प्रेसिडेंट था? फोर्ट विलियम का पहला प्रेसिडेंट कौन था? तो कौन था ये? सर चार्ल्स आयर। ऑप्शन ए इसका उत्तर सही हो जाएगा। 50 क्वेश्चन हो गए। चलिए 51वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी जो सफल हुई थी, एक तरह से पूरे भारत पे उन्होंने लगभग कब्जा किया था। लगभग बोल रहा हूँ, अब ये ना कहिए गोवा दमन दीव सबको पुचेरी को गिनने लगे। लगभग भारत पे कब्जा किया, 200 साल तक शासन किया। तो इसकी सफलता का राज क्या था? पहली बात, भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी। देखिए कुछ क्वेश्चंस होते हैं ना, वो थोड़ा आप प्रेजेंट ऑफ माइंड से, ठीक है ना, थोड़ा सोच समझ के भी उत्तर दे जाते हैं, क्योंकि आप भले उसके बारे में आपने पढ़ा ना हो लेकिन एक आइडिया लग जाता है, ठीक है। तो आप कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना, तो आप सही उत्तर तक पहुंच जाते हैं। लेकिन आप अगर पढ़े होंगे तो इस तरह के क्वेश्चनों का सही तरीके से जवाब दे पाएंगे, ठीक है ना। अब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या हो सकता है? भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी होगी कि नहीं होगी? ऑब्वियसली होगी, ठीक। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था, ऑब्वियसली पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था, तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। आधुनिक हथियार भी थे, हमसे बेहतर उनके पास हथियार थे। ऑप्शन बी इनका ये भी सही है। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। अब ब्रिटिश जो आए थे या पुर्तगाली आए थे, तो वो यहाँ पे करोड़ों की संख्या में तो आए नहीं थे, लाखों की संख्या में तो आए नहीं थे, हजारों की संख्या में तो आए नहीं थे। कुछ चुनिंदा लोग आए थे। तो उनकी तरफ से लड़ता कौन था? उनका सैनिक कौन था? सैनिक यहीं के लोगों को भर्ती करते थे, ठीक। एक अच्छा वेतन देने की बात करते थे और लोग वेतन के लोभ में उनका साथ देते थे, उनकी तरफ से लड़ते थे, अपनी जान गंवाते थे और ब्रिटिश को या अन्य जो आए थे उपनिवेशक जो देश है हमको बनाने के लिए, उपनिवेशक बनाने के लिए, तो वो अपना कब्जा करते थे, ठीक ना। तो ऑप्शन डी इसका कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका उत्तर सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी बातें सही हैं। 51वां क्वेश्चन हो गया। चलो 52वें पे चलते हैं। डेन ईस्ट इंडिया कंपनी, ये डेनिश जो है, डेनिश देश, डेन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? डेन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन बी 1616 में हुई थी डेन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, ठीक ना। चलिए 53वां क्वेश्चन देखते हैं। मैंने बताया था 50 प्लस क्वेश्चन आपके पास मिलेंगे यहाँ पे, ठीक ना। तंजौर के किस शासक ने स्वेच्छा से डेनिश व्यापारियों के साथ समझौता किया था? चलिए पहले एक बात सुन लीजिए कि आप
जैसे कुछ क्वेश्चंस मैं बताता जा रहा हूँ, कुछ आपके अंदर प्रश्न भी उठ रहे होंगे जो ज़रूरी हैं। हो सकता है कि मैं बहुत सारे तथ्य भूल जा रहा हूँ बताने के लिए, तो आपके अंदर पास कोई भी प्रश्न हो या कोई सुझाव हो, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जो आप कमेंट करेंगे मैं उसको रिप्लाई करने का पूरा प्रयास करूँगा कि मैं सभी कमेंट का रिप्लाई करूँ, और नहीं रिप्लाई कर पाऊँगा तो अगली वीडियो में उस प्रश्न का मैं उत्तर जरूर दूँगा, ठीक है। तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। जो भी सुझाव हो या कोई प्रश्न हो या तैयारी से संबंधित प्रश्न हो, कोई आने वाली परीक्षा से संबंधित प्रश्न हो, जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक। तंजौर के किस शासक ने स्वेच्छा से डैनिश व्यापारियों के साथ समझौता किया था? तो किसने किया था? ऑप्शन सी राजा रघुनाथ नायक। ऑप्शन सी जो है उत्तर इसका सही हो जाएगा। डैन ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1620 ईस्वी में प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? डेनिस, डेन मतलब आप डेनिस समझिए, आप डेन अगर कंफ्यूज कर रहे हो। डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी 1620 में प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? श्री रामपुर। ऑप्शन बी इसका उत्तर सही। सॉरी मैं गलत बता गया, श्री रामपुर नहीं है इसका गलत, ट्रांकोबार। पहली फैक्ट्री की बात हो रही है दोस्त, ठीक है ना, पहली फैक्ट्री की बात हो रही है, ट्रांकोबार है। ऑप्शन ए इसका उत्तर सही हो जाएगा, श्री रामपुर नहीं है, गलत मैं बता गया, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बंगाल में किस भाग में 1676 ईस्वी में द्वितीय डेनिस कारखाने की स्थापना व्यापार को गति देने के लिए उद्देश्य से कहाँ की गई थी? ठीक है ना। अब इसका उत्तर जो है ना दोस्त, क्योंकि श्री रामपुर में भी तो मुझे पता ही है, श्री रामपुर में भी डेनिस जो थे वो फैक्ट्री उन्होंने लगाई थी, लेकिन इसको सेकेंड पे लगाई। सबसे पहले उन्होंने ट्रांकोबार में लगाई थी और उसके बाद श्री रामपुर में लगाई थी, ठीक। 55वें क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, श्री रामपुर, ठीक। चलिए आज हम लोगों ने 55 क्वेश्चनों का अभ्यास किया, ठीक है। इसके माध्यम से और भी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य बताए जो आपके आने वाली परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक है। मैं इसी तरह के प्रैक्टिस सेट आपके लिए लाता रहूँगा, ठीक है, जो आपके लिए बहुत ही मूल्यवान है, ठीक है। आप प्रैक्टिस जरूर कीजिए, कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में लिखिए और प्रैक्टिस जरूर कीजिए, और इसके लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। आपके लिए लाभदायक ही रहेगा ये चैनल, और ये जो प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ ये भी आपके लिए लाभदायक ही रहेगा, ठीक है। कुछ इसमें नुकसान नहीं होगा, आपका फ़ायदा ही होगा, ठीक है। आपकी तैयारी में चार चांद ही लगेंगे। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कोई प्रश्न है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। अगर कोई आपको चीज़ समझनी पूछनी है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।